नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 मई 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज तो देखो जोश बहुत कम है। जोश इसलिए कम है क्योंकि कल बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ। देखो सीट्स लिमिटेड है यूपीएससी में, ये तो सबको पता है, सबका सिलेक्शन तो हो नहीं सकता, लेकिन आप इसे पूरी तरह से लक का गेम बना दो और जो पूरे साल मेहनत की या फिर उससे भी ज़्यादा समय के लिए मेहनत की उसका कोई यूज़ ही नहीं है एग्ज़ाम में। ये चीज़ देखो सही नहीं है। कुछ भी रैंडम फैक्ट्स पूछ लेना, ये कोई मतलब यूपीएससी का ग्लोरिफिकेशन, मतलब यूपीएससी तो यूपीएससी है, ये देखो कोई यूपीएससी की बहादुरी नहीं है कि आप रैंडम फैक्ट्स कहीं से भी पूछ लोगे। ऐसे तो देखो पेपर आप भी बना दोगे, कोई भी बना दोगे, इतनी सारी बुक्स हैं दुनिया में, कहीं से भी कुछ भी पूछ लो और बोलो कि देखो मैंने कैसा पेपर सेट कर दिया। लेकिन ये एक प्रकार से ना बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने के समान है। जो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है एग्ज़ाम में। और देखो ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम ख़राब होता है, आपको तो देखो दुख होता ही है क्योंकि आपने इतनी मेहनत की, इतने सेक्रीफाइसेस किए, आपके पेरेंट्स को दुख होता है। बट आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे मैं आपके साथ काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, डेली डिस्कस करता हूँ, इतना कुछ, फिर एग्ज़ाम के बाद ऐसे मेल आते हैं बच्चों के इमोशनल। तो आप बताओ ऐसी सिचुएशन में कैसे जोश मेंटेन करें, कैसे आप, मतलब तभी आज काफ़ी देर से मैं बैठा हूँ, डिस्कशन हो ही नहीं रही थी, लेकिन मैंने सोचा कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए डिस्कशन करते तो हैं। बट आज 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे हम। एक मेंस्ट्रुअल हेल्थ से संबंधित, एक चाइना और यूएसए की राइवलरी से संबंधित, एक मणिपुर की सिचुएशन से संबंधित। देखो ये जो इशू है ना, पेपर खराब आया यूपीएससी का, इस पे भी हम बाद में डिस्कस करेंगे और हमें बदलाव करना था डिस्कशन में, कुछ चीज़ें ऐड करनी थी, वो भी हम कल या परसों से शामिल करना, चेंज करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब चेंज पैटर्न में डिस्कशन करना स्टार्ट कर देंगे। और आपको भी यही बोलूँगा, देखो जिन्होंने पेपर दिया, आप अपना मूड ख़राब मत करिए, 1-2 दिन का रेस्ट आप लीजिए। और ज़्यादातर लोग तो मुझे लगता है कि शायद ये वीडियो देख भी नहीं रहे होंगे जिन्होंने कल का पेपर लिया। और जो 2024 के एस्पायरेंट्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आज नहीं बात करेंगे। आज ये क्वेश्चन देखिए आप, जो सा आपको अटेम्प्ट करना है। डिस्कस द इवॉल्विंग राइवलरी बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर इंडियाज जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट। चाइना और यूएसए के बीच जो राइवलरी चल रही है उसे डिस्कस करना है और इसके इंडिया के जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं, कैसे इस राइवलरी ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज को चेंज किया है। ये अगले पार्ट में डिस्कस करना है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल मेंस्ट्रुअल हेल्थ से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कंटेस्ट काफ़ी ज़्यादा दुखद और हैरान करने वाला है। महाराष्ट्र में एक मैन ने ना अपनी सिस्टर की हत्या कर दी। सिस्टर की एज सिर्फ 12 साल थी। किस लिए? क्योंकि सिस्टर के कपड़ों पर ना ब्लड के धब्बे मिले थे। उस मैन ने सोचा कि ये सबूत है सेक्सुअल रिलेशनशिप के। वो खून के धब्बे कपड़ों के ऊपर वैसे पीरियड्स की वजह से थे। तो ये काफ़ी हैरान करने वाली न्यूज़ है। लेकिन देखो ये न्यूज़ बताती है अभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, पीरियड्स के बारे में कितनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है हमारे देश में। और देखो रूरल एरियाज़ की हम बात करते हैं, रूरल एरियाज़ में इस प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन का लेवल कम है, गरीबी है, रिसोर्स कम है। बट देखो अर्बन एरियाज़ में भी इस प्रकार की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अर्बन इंडिया में गर्ल्स और वुमेन ज़्यादा बाहर निकलती हैं एज़ कंपेरिजन टू रूरल एरियाज़। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती हैं। एक टीनेजर लड़की स्लम्स में जो रहती है, स्कूल तक जाती है नैरो लेन्स के थ्रू। सैनिटेशन वर्कर जो सुबह से शाम तक सफाई के काम में लगे हुए हैं। वेजिटेबल वेंडर्स जो घंटों तक अपनी स्टॉल पर खड़े रहते हैं। एक नर्स जो 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम करती हैं। अनेकों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं किस प्रकार से अर्बन एरियाज़ में महिलाएं अपने दिन का ज़्यादातर समय घर के बाहर बिताती हैं। देखो पीरियड्स नॉर्मल हैं, लेकिन अभी भी ना पीरियड्स के साथ शेम, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अलग अलग धर्मों में इस प्रकार की न्यूज़ आती हैं कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। पीरियड्स के बारे में
बात करने से कुछ लोग कतराते हैं, सेम जुड़ी हुई है इससे, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। होता क्या है, इन चीज़ों की वजह से ना, शेम की वजह से, स्टिग्मा की वजह से, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लोगों तक ना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती पीरियड्स की, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, कैसे इसे टैकल किया जाए। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है इंडिया देखो फ्रंट रनर है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के मामले में। जो एक्शंस लिए गए हैं, सरकारों ने, एनजीओज ने और प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर एक्शन लिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में। लेकिन देखो फोकस इन सब इनिशिएटिव्स का कहीं ना कहीं रूरल पॉपुलेशन के ऊपर ज़्यादा है। बट देखो अर्बन एरियाज में भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। एक फ़ायदा अर्बन एरियाज का ये है कि मेंस्ट्रुएशन से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं वो ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं किरियाना शॉप्स पर, ऐसी जगहों पर, केमिस्ट शॉप्स पर। ऑनलाइन ऑर्डर भी किए जा सकते हैं मेंस्ट्रुएशन से संबंधित प्रोडक्ट्स। बट देखो स्टिग्मा और शेम अभी भी अटैच्ड है इनके साथ में। कई बार आपने देखा होगा कि लोकल जो किरियाना स्टोर है इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं वो छुपा के देता है। काले रंग का पॉलीथीन होता है, आजकल तो पॉलीथीन बैन कर दिए, तो पेपर में छुपा के दिया जाता है। मतलब जैसे कोई अलग सा प्रोडक्ट है, इसको दिखाना नहीं चाहिए। एक मूवी में सीन भी तो है, वो मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज है ना, फैमिली मैन, उसमें एक सीन भी है इसके बारे में। इसके बाद राइटर पॉइंट आउट करते हैं अभी भी देखो अर्बन एरियाज में वो लोग जिनकी इनकम कम है, जो स्लम्स में रहते हैं या फिर जो फुटपाथ पे सो जाते हैं, वहाँ पे देखो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। उनके पास टॉयलेट्स नहीं होता, पब्लिक टॉयलेट्स का वो इस्तेमाल करते हैं। वो टॉयलेट्स ईजिली एक्सेसिबल नहीं होते, क्लीन नहीं होते, सेफ नहीं होते। अब ऐसी जगहों पर हाइजीन की कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है। एक चीज़ देखो ये भी है, मेंस्ट्रुअल वेस्ट जो होता है, मतलब प्रोडक्ट का इस्तेमाल होने के बाद जो ये वेस्ट बन जाता है, उसका मैनेजमेंट भी एक बड़ा कंसर्न है। मतलब इधर उधर फेंक दिया जाता है शर्म के चलते यूज़ हुए प्रोडक्ट्स को। और अर्बन एरियाज़ में देखो एक तो अच्छी बात है कि ज़्यादातर एरियाज़ में गार्बेज का कलेक्शन तो होता है, लेकिन जो स्लम एरियाज़ हैं या फिर जो लो इनकम वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे गार्बेज का कलेक्शन नहीं होता है। जहाँ पे वेस्ट कलेक्शन की मशीन्स हैं, वेस्ट कलेक्शन का मैकेनिज्म है, गाड़ी आती है या फिर कुछ और मैकेनिज्म है, वहाँ पे इन सैनिटरी पैड्स को अलग करके नहीं रखा जाता है, मैनुअली उनको टैकल किया जाता है। तो इससे हेल्थ भी खतरे में आ जाती है, डिग्निटी भी खतरे में आ जाती है। तो कुछ एक्शंस जो लिए जा सकते हैं मेंस्ट्रुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए पीरियड्स के बारे में। इसके बारे में बात करना कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए, कोई स्टिग्मा इसके साथ अटैच नहीं होना चाहिए। और मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स दोनों रीयूजेबल भी और जिनको एक बार इस्तेमाल करके डिस्पोज करना होता है, दोनों आसानी से अवेलेबल होने चाहिए रिटेल आउटलेट्स पर, सोशल एंटरप्राइजेस के थ्रू, गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू और एनजीओज के थ्रू। लोगों को इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कौन सा प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि वो चूज़ कर सकें। जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनमें से जो भी वो इस्तेमाल करना चाहते हैं उसमें से चूज़ कर सकें। सिटीजन मूवमेंट्स जैसे ग्रीन द रेड, ऐसी सपोर्ट दी जा सकती है अर्बन पॉपुलेशन को, ताकि वो भी मेंस्ट्रुअल कप्स और क्लॉथ पैड्स ये सब इस्तेमाल कर सकें। मतलब रीयूजेबल प्रोडक्ट्स के बारे में ना पता नहीं होता बहुत सी लड़कियों को और वुमेन को, तो अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है। और इस मामले में सिटीजन मूवमेंट्स, ग्रीन द रेड टाइप की ये मूवमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक अच्छी चीज़ ये है, फीमेल फ्रेंडली कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट्स जो हैं इनकी पॉपुलैरिटी अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तेलंगाना और तमिलनाडु में सी टॉयलेट्स, महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट्स, दिल्ली में पिंक टॉयलेट्स, ये अब देखने को मिल रहे हैं। ये रिलेटिवली सेफ हैं। तो इस प्रकार के टॉयलेट्स अलग अलग राज्यों में भी इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। सबसे लास्ट में वेस्ट डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट, ये भी एक बड़ा चैलेंज है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ प्रोमिसिंग प्रैक्टिसेस जैसे कि देखो जो सी टॉयलेट्स होते हैं, फीमेल टॉयलेट्स, उनमें अलग से डस्टबिन, यूज्ड किए हुए सैनिटरी पैड्स के लिए इंसिनरेटर, इसमें जलाया जाता है वेस्ट को।
और सोर्स पर ही वेस्ट सेग्रीगेशन, जैसे पुणे में एक कैंपेन चला था, काफ़ी इंटरेस्टिंग है सुनने में, रेड डॉट कैंपेन। पुणे में अवेयरनेस फैलाई गई और हाउस होल्ड्स को बोला गया कि अगर आप वेस्ट हुए सैनिटरी पैड्स को दे रहे हो तो अलग से पैक करके उस पर रेड कलर का डॉट लगा दीजिए, ताकि हमें पता लग जाए कि इसमें यूज्ड सैनिटरी पैड है, तो उसको डिस्पोज करना आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस है ना, उनको भी चलाने की आवश्यकता है। हालांकि कुछ जो प्रोमिनेंट गैप्स वो इस प्रकार से हैं जिनको अभी भी एड्रेस नहीं किया जा सका है। अनरजिस्टर्ड स्लम्स में लोगों तक पहुंचना, ऐसे स्लम्स जो रजिस्टर्ड नहीं है, पेमेंट्स, कुछ तो मतलब रोड्स पर लोग सो जाते हैं, रोड के साथ लगते जो पेवमेंट्स है वहाँ पर लोग सो जाते हैं, रिफ्यूजी कैंप्स और भी कुछ अर्बन एरियाज़ में वल्नरेबल कंडीशंस में लोग रहते हैं, उनको कैसे एड्रेस किया जाए। वर्क साइट्स, जैसे कंस्ट्रक्शन की साइट्स होती हैं जहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों प्रकार के वर्कर्स रहते हैं, उनकी मेंस्ट्रुअल नीड्स को कैसे सपोर्ट किया जाए। इसके अलावा सबसे लास्ट में मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट में देखो इनोवेशंस को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट सेफ होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और स्केलेबल होना चाहिए। स्केलेबल मतलब एक शहर में कोई प्रैक्टिस यूज की जाती है तो उसे अलग अलग शहरों तक स्केल अप किया जा सके, उसे अलग अलग शहरों में भी यूज किया जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल यूएसए और चाइना के बीच बढ़ती दूरियों से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो राइटर ये बोलते हैं यूएस और चाइना के बीच जो टकराव है ना वो बढ़ता जा रहा है। 2018 में दोनों देशों के बीच ट्रेड वार स्टार्ट हुआ था। अब एक प्रकार से यूएसए कोशिश कर रहा है कि बढ़िया जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। चाइना के ऊपर ये आरोप लगता है कि वो आईपी चुरा लेते हैं। मतलब यूएसए की जो कंपनीज हैं बहुत रिसर्च करके कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करती हैं, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यूएसए की कंपनी के पास होता है, बट चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेता है। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब प्रोडक्ट एक बार चाइना के हाथ में लग गया तो चाइना उसको उस पर रिसर्च करके सारा पता लगा लेता है कि वो प्रोडक्ट बना कैसे है, कॉपी कर लेता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चाइना। तो यूएस से कोशिश कर रहा है कि चाइना के हाथ में टेक्नोलॉजी नहीं लगनी चाहिए। देखो कई साल हो गए जापान और ईयू, ये जो यूएसए के पार्टनर्स हैं ना, पहले ये विरोध करते थे कि चाइना के खिलाफ इतना एग्रेशन सही नहीं है। अब जबकि यूक्रेन वार के इशू पर चाइना ने रशिया का पूरी तरह से साथ दिया तो ये देश भी मान गए हैं कि हम चाइना से अब सीधा टकराना जरूरी है। यूएसए को देखो एक डर ये है कि हमारी जो गद्दी है ना अभी कि यूएसए सुपर पावर है, चाइना हमें रिप्लेस करके सुपर पावर ना बन जाए। तो इसीलिए अभी चाइना के साथ जो टकराव देखने को मिल रहा है ना, उसमें मिलिट्री एंगल भी है, इकोनॉमिक एंगल भी है। अभी हाल ही में न्यू वाशिंगटन कंसेंसस की बात हुई, हमने इस पे पूरा आर्टिकल भी डिस्कस किया था। न्यू वाशिंगटन कंसेंसस मतलब देखो पहले यूएसए की सोच ये थी ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए और लिबरल पॉलिसीज को अपनाया जाना चाहिए, फ्री ट्रेड को प्रमोट करो। बट देखो न्यू वाशिंगटन कंसेंसस में यूएसए ये सब बात नहीं करता। न्यू वाशिंगटन कंसेंसस में यूएसए का मकसद चाइना को रोकना है, अपने यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करना है, बेशक सब्सिडी देके भी करना पड़े तो करें। पहले यूएसए बोला करता था कि हम सब कुछ मार्केट पे छोड़ देंगे, कंपनीज को सब्सिडी नहीं देंगे, बट अब यूएसए का फोकस है नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, बेशक उसके लिए मार्केट में इंटरफेयर करना पड़े तो हम करेंगे। समझ गए? यूएसए ने पिछले कुछ समय में चाइना की 600 से ज़्यादा कंपनीज पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, उनको माल एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। बीजिंग को ये लगता है, यानी चाइना को ये लगता है कि यूएसए हमें रोकना चाहता है, हमें दबाना चाहता है। देखो दोनों की राय कैसे अलग है। यूएसए को ये लगता है कि हम चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते जरूरी चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए, खुद से वो माल हमारे देश में बनाना चाहते हैं। चाइना को ये लगता है कि यूएसए हमें दबाना चाहता है, हमें रोकना चाहता है, हमारी ग्रोथ को दबाना चाहता है। बट देखो इसके लिए ना वेस्टर्न कंट्रीज में भी डिफरेंस है। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि फ्रांस यूएसए का कठपुतली नहीं बन के रहना चाहता। ये तो देखो टिप इन द आइसबर्ग है, रेसिस्टेंस और भी देशों से आ सकता है, यूएसए फेस करेगा रेसिस्टेंस। इवन देखो एक फेमस चिप मेकिंग कंपनी है नवीदिया, इस कंपनी के चीफ ने
वार्निंग दी यूएसए को कि यूएसए चिप के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है ना, इससे यूएसए की इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि कुछ ज़रूरी आइटम्स यूएसए को नहीं मिलेंगी और बाद में यूएसए से जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स जाते हैं चाइना में बिकने के लिए वो भी नहीं जा सकेंगे। अभी के समय के अनुसार नवीडिया की कंपनी के चीफ ने कहा कि चाइना को रिप्लेस करना अभी देखो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, समझ गए। तो देखो ये जो टकराव है ना चाइना और यूएसए के बीच में, ये बढ़ता जाएगा और कभी भी देखो किसी चीज़ को लेके मिसकंसेप्शन हो सकती है, मतलब गलतफहमी हो सकती है। तो छोटी सी चिंगारी कब आग में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यूएसए को लगता है कि हम डिक्लाइन की स्टेट में हैं और कैसे न कैसे करके हमें फिर से ऊपर आना है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि चाइना यूएसए को रिप्लेस करके सुपर पावर नहीं बनना चाहता, चाइना सिर्फ पावरफुल बनना चाहता है, समझ गए। लेकिन देखो ये सिर्फ कयास है। कई सारी थ्योरीज कहती हैं हर 100 साल बाद एक नया देश सुपर पावर बनता है और यूएसए का टाइम जो है अभी जा चुका है। लेकिन देखो अभी की सिचुएशन ये है, बेशक चाइना का राइज काफ़ी तेज़ी से हुआ है, लेकिन हर एक चीज़ में, मतलब कुछ चीज़ों को छोड़ दे तो हर एक चीज़ में यूएसए चाइना से काफ़ी ऊपर है। जैसे मिलिट्री के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में डिफरेंस अभी भी यूएसए और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा है। देखो यूएसए की ना चाइना से दूरियां बढ़ती जा रही हैं, इससे इंडिया का तो बेनिफिट है, इंडिया का वेटेज बढ़ता जा रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। लेकिन एक चीज़ इंडिया को ध्यान रखने की आवश्यकता है, चाइना के साथ रिलेशनशिप ना केयरफुली टैकल करें। यूएसए के चलते ऐसा ना कि चाइना के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब कर दे, क्योंकि चाइना के साथ हमारा तो बॉर्डर लगता है, यूएसए का चाइना के साथ बॉर्डर नहीं लगता है। तो अपने पड़ोसी के साथ तो देखो कुछ भी हो संभल के रहना पड़ेगा। दुश्मनी आप परमानेंट पाल नहीं सकते, अगर पालोगे तो आपको ही दुख होगा, आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो ये सारी बातें राइटर बोल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मणिपुर से रिलेटेड है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मणिपुर में देखो एक बार फिर से वायलेंस हुआ है ज़बरदस्त वाला, और बहुत से लोगों की जान भी चली गई है। देखो ये पूरा वायलेंस, वैसे तो देखो हिल पीपल और वैली पीपल मणिपुर में दोनों के बीच में ना डिफरेंसेस, टेंशंस काफ़ी पुराने थे, लेकिन हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट के एक सिंगल बेंच की जज का, मतलब सिंगल जज की बेंच का ऑर्डर आया जिसमें उन्होंने बोला कि मैती कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे सरकार। उस पर विवाद स्टार्ट हो गया। उस पर खास करके हिल में जो कुकी लोग रहते हैं ना, उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर रिजर्वेशन दिया गया मैती कम्युनिटी को तो हमें नुकसान होगा, ऑलरेडी उनके पास ज़्यादा सीट्स हैं विधानसभा में, हमारे हाथों से पावर चली जाएगी, सारी पावर्स उनके हाथों में आ जाएगी। उसके बाद काफ़ी वायलेंस हुआ। लेकिन देखो अब इतने दिनों बाद कुकी जोमी कम्युनिटी जो है, वो जो हिल्स में रहती हैं, वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमारे लिए अलग से सरकार चले, अलग से एडमिनिस्ट्रेशन हो, अलग से हमारी गवर्नेंस हो। तो अब इस मांग को लेके दोनों कम्युनिटी के बीच में और ज़्यादा डिफरेंस आ गए हैं। दोनों कम्युनिटीज़ में कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं बहुत ही ज़्यादा, जो वायलेंस पे उतारू हो गए हैं। और इतने दिन हो गए देखो, सरकार भी वायलेंस रोक पाने में कंप्लीटली असफल साबित हुई है। इवन देखो आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि मणिपुर के जो सीएम है पूरी तरह से उन्होंने अनबाइस्ड होकर काम नहीं किया है, एक कम्युनिटी के प्रति वो ज़्यादा बाइस्ड हैं। हालांकि ये आरोप हैं, कितनी सच्चाई है वो देखो हम आर्टिकल में कैसे कह सकते हैं, और वैसे भी ये पॉलिटिकल पॉइंट है, आंसर्स में तो लिख भी नहीं सकते। देखो इस बात पर भी जो कुकी जोमी कम्युनिटी के लोग थे वो भड़के थे कि एंटी पोपी कल्टीवेशन के नाम पर वहां पे कुछ लोगों को निकाल दिया गया घर से, उनके घर जो थे वो नष्ट कर दिए गए। और उसके बाद जब सिंगल जज की बेंच का ऑर्डर आया ना, वो कंप्लीटली गलत था। इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की पुरानी जजमेंट्स के खिलाफ था मणिपुर हाई कोर्ट की सिंगल जज की बेंच का वो ऑर्डर जिसमें उन्होंने मैती कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने की बात कही थी। अब लास्ट में ये कहा जाता है, देखो स्टेट गवर्नमेंट को ना अब टफ होने की आवश्यकता है। जो लोग वायलेंस फैला रहे हैं ना, उनके खिलाफ टफ हो। जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, जिनको अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ा, उनको वापस सेटल डाउन किया जाए। और इसके लिए
कितनी भी हेल्प लेनी पड़े सेंट्रल गवर्नमेंट से वो लेनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर डिस्प्लेस हुए बहुत दिनों तक वो किसी दूसरी जगह पर रहेंगे ना, मतलब जिनको अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ा है फिलहाल के लिए, अगर काफ़ी समय बीत गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, मैती कम्युनिटी और दूसरी तरफ कुकी कम्युनिटी, दोनों के बीच में डिफरेंस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फिर हाथ में नहीं रहेगा सरकारों के कि वो इनके बीच डिफरेंसेस को सोल्व कर सकें। इसलिए हार्मनी इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। इसके लिए मणिपुर में दोनों कम्युनिटीज़ के लीडर्स, दूसरी कम्युनिटीज़ के लीडर्स, उनको भी आगे आना चाहिए ताकि कम्युनिटीज़ के बीच में जो डिफरेंसेस है ना वो मिटाए जा सकें। और एक सिविक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाना चाहिए ताकि विभिन्न कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं ना आपस में डिफरेंसेस को ज़्यादा तवज्जो ना दें और मिलजुल के रहें आपस में। विभिन्न कम्युनिटीज़ के बीच में डिफरेंस रहते हैं, इस चीज़ को ना शुरुआत से ही एजुकेशन के माध्यम से भी सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए लॉन्ग टर्म में, क्योंकि डिफरेंस दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में इतने सालों से चले आ रहे हैं, कुछ भी नहीं किया जा सका उन्हें एड्रेस करने के लिए। कहीं ना कहीं तो देखो हमसे गलती हुई है। तो ये पूरा आर्टिकल मणिपुर से संबंधित हमने डिस्कस किया। इसके बाद देखो आज न्यूज़पेपर में तो ऑलमोस्ट सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ बहुत कम है, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, कोई मतलब मेंस के पर्सपेक्टिव से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल नहीं रही है डिस्कस करने वाली। प्रीलिम पे के पर्सपेक्टिव से काफी सारी न्यूज़ है, वो न्यूज़ फिर प्रीलिम बूस्टर में कवर हो जाएगी। आप लोगों ने कहा था कि सर रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि प्रीलिम पर्सपेक्टिव की न्यूज़ हम यहाँ भी डिस्कस कर ले, वहां भी डिस्कस कर ले, फिर आपके टाइम का वेस्ट हो जाएगा। तो डिस्कशन को अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।